मुझे माफ कर देना भाभी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। कल अगर आपसे बात कर लिया होता तो आप हवेली छोड़कर नहीं जाती। कुमुद अपने कमरे में बैठी रो रही थी। यहाँ ओम शंकर भी अपनी मन की भावनाओं को नहीं समझ रहा था। उसे भी कनक की याद आ रही थी। कुमुद की कही गई बातें उसके मन को झकझोर दिया था। मैंने तलाक पेपर साइन करने दिया था उसे घर छोड़ने के लिए, कभी जबरदस्ती नहीं की, फिर क्यों वो मुझे बिना बताए चली गई। ओम शंकर खुद पर गुस्सा किए जा रहा था। खुद को नुकसान पहुंचाकर अपने आप को नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिल में गुस्सा नहीं बल्कि कनक के घर छोड़ जाने का गम था। उसकी आंखें कनक को खो देने का गम सता रही थी। बस देर थी प्यार को महसूस करने की, तभी दरवाजे पर दस्तक देती हुई चित्रा आती है। छोटे हुकुम सा, मेहमान आ गए हैं, बड़ी मालकिन आपको नीचे आने को कहा है। ओम शंकर अपनी आंखें बंद कर लेता है जिसमें एक बूंद आंसू टपक पड़े थे। खुद को संभालते हुए ओम शंकर नीचे जाता है जहां भारद्वाज साहब पंडित जी के साथ पधारे हुए थे। घनी खम्मा रानावत साहब। भारद्वाज जी ओम शंकर का अभिवादन करते हुए कहते हैं, अरे ये आप क्या कह रहे हैं भारद्वाज साहब, आप हमें ओम शंकर ही कहिए, हमें अच्छा लगेगा। आखिर हम लोग तो एक परिवार जैसे बन गए हैं। ओम शंकर भारद्वाज जी से कहता है, जी भाई साहब, ओम शंकर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अब समधी बनने वाले हैं, हमारा परिवार एक होने जा रहा है, फिर परिवारों में परायापन कैसा। माधवी भारद्वाज जी से कहती हैं, जैसी आपकी इच्छा बहन जी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, हमें इस परिवार के बच्चों के संस्कार बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे आपका बेटा ओम शंकर वैसी आपकी बेटी कुमुद और आपकी बहू, उन्हें तो देखकर लगता ही नहीं को वह इस परिवार की बहू है, बिल्कुल बेटी की तरह रखते हो आप बहन जी। सच मानना पड़ेगा आपके संस्कारों को, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने परिवार को। धीरज भारद्वाज जी के मुंह से कनक का नाम सुनते ही माधवी की त्योरियां चढ़ जाती है। अरे भाई साहब, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। लीजिए चाय लीजिए, पंडित जी आप भी लीजिए चाय। माधवी बात को टालते हुए कहती हैं, ये सब तो चलता रहेगा बहन जी, आप कुमुद बिटिया को बुला लीजिए, फिर हम शादी की तारीख तय कर लेंगे। वह क्या है ना, पंडित जी को कुछ काम है, उन्हें थोड़ी जल्दी है। जी भाई साहब, हम अभी कुमुद को लेकर आते हैं। माधवी पीछे से चित्रा और छबीली को आदेश देती है। कुछ ही देर में वह दोनों कुमुद को लेकर आती हैं। कुमुद भारद्वाज जी और पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। तभी भारद्वाज जी कुमुद से कहते हैं, सच कहूं तो बहन जी, हमसे अब रहा नहीं जाता, हम तो अभी अपनी बहू को ले जाना चाहते हैं। हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, बस एक बेटी की कमी थी, अब वह भी पूरी हो जाएगी। इस दिन को याद करते हुए अगर शरद की माँ आज होती तो वह भी बहुत खुश होती। कहते हुए भारद्वाज जी भावुक हो जाते हैं। आप मन दुखी मत कीजिए भाई साहब, हमारी कुमुद आपके घर को बहुत अच्छे से सजा कर रखेगी। माधवी भारद्वाज जी को सांत्वना देते हुए कहती हैं, जी हमें पता है बहन जी, कुमुद बिटिया भी अपनी भाभी सा की ही तरह अपने घर परिवार को संभाल कर रखेगी। सच कहूँ तो कुमुद बिटिया में आपकी बहू कनक की छवि दिखती है। वैसे जब से आया हूँ कनक बिटिया नहीं दिखी हमें। भारद्वाज जी के ऐसे कहने पर माधवी का चेहरा गुस्से से तन गया, वही कुमुद भी उदास हो चुकी थी। ओम शंकर चुप्पी साधे हुए था। भाई साहब, शादी की तारीख तय करने का समय निकला जा रहा है, हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ आप ठीक कह रही है बहन जी, बस घर सभी सदस्य एक बार आ जाए, फिर साथ में ये सब मिलकर शादी की तारीख तय करेंगे। बाकी सब। भाई साहब, घर के सभी सदस्य तो यहाँ मौजूद हैं। माधवी ने भारद्वाज जी से कहा, कैसी बात कर रही है आप बहन जी, आपकी बहू कनक बिटिया के बिना शादी की तारीख कैसे तय होगी। आखिर वह इस हवेली की बहू है, उनका इस फैसले में रहना बहुत ही आवश्यक है ना पंडित जी। जी जजमान, घर की बहू का होना शादी की ब्याह के कामों में अति आवश्यक है। पंडित जी की बात और भारद्वाज जी की बात सुनकर माधवी, ओम शंकर और कुमुद के चेहरे फीके पड़ चुके थे। अब कहे भी तो क्या उनसे। माधवी किसी तरह बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन कुमुद के रिश्ते के आगे वह चुप हो जाती हैं। क्या लगता है आगे क्या होगा, क्या कनक फिर से वापस आ आएगी हवेली, या फिर सच का पता चल जाएगा सबको। जानने के लिए अगला भाग जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।